तो वे कैसे हो आप लोग। तो आज मैं लेके आया हूँ वन पीस का बाय फार इमोशनल और लेजेंडरी एपिसोड्स, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कुमा का हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी और साथ ही एक झलक गॉड वैली इंसिडेंट का, जो वन पीस हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक मूवमेंट माना जाता है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वेलकम टू एपिसोड 1129 एंड 1130 ऑफ वन पीस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं सैटर्न के आइलैंड में आते ही वहाँ से काफी सारे ब्लैक लाइटनिंग निकलने लगता है, जिसे वहाँ के नए सोल्जर भी नोटिस कर लेते हैं। तभी यही वाला वाइस एडमिरल सबको कहता है कि फाइनली सेंट सैटर्न ने आइलैंड में लैंड कर लिया है। तो रियर एडमिरल और वाइस एडमिरल बाहेक सारे नए सोल्जर एगहेड सिटी के सेंटर से दूर चला जाए, जिससे वहाँ के सोल्जर काफी डर जाते हैं कि सैटर्न यहाँ अचानक से कब और कैसे आ गया। तो वो लोग काफी शौक थे कि गोरो से यहाँ आया क्यों है, और वो सारे आइलैंड के बाहर की तरफ भागने लगते हैं। फिर यही वाला वाइस एडमिरल भी एयर वॉक करके फाइनली आइलैंड की ओर बढ़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है सैटर्न की तरफ। हम देखते हैं बोनी ने सैटर्न के सीने में सोड घुसा रखी है। ये देख के आंटन वाला बुड्ढा काफी घबरा जाता है और बोनी से पूछता है कि वो कर क्या रही है। तभी वहाँ यही वाला वाइस एडमिरल और बाकी वाइस एडमिरल भी आ जाते हैं। फिर यही वाला वाइस एडमिरल बोनी को कहता है कि उसका हिम्मत कैसे हुआ एक गोरो से कोई स्टैप करने के, और बाकी सारे वाइस एडमिरल को बोनी के ऊपर अटैक करने को कहता है। ये देख के सांजी और आंटन वाला बुड्ढा काफी डर जाते हैं। आगे बोनी सैटर्न से कहता है तेरे कारण, पर इससे आगे वो कुछ कहे। सैटर्न वहाँ मौजूद सबको कहता है चुप करो तुम कीड़ो, मैंने जानबूझ के ये अटैक को डॉज नहीं किया। और बोनी के ऊपर हाकी टाइप अटैक यूज करता है, जिससे बोनी गिरने लगती है और बोनी को अपना हाथ से पकड़ लेता है। ये देख के सांजी काफी गुस्सा हो जाता है और सैटर्न पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और सैटर्न उस पर भी सेम अटैक करके उसको भी गिरा देता है। भाई गोरो से का पावर देखो, हमारा थर्ड या फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट को बिना छुए कूट दे रहा है। आगे फ्रैंकी काफी घबराते हुए सांजी के पास आके उसको देखने लगता है। तभी सैटर्न अपना सीने से उस सोर्ड को बाहर निकालता है और इंस्टेंटली उसका घाव ठीक हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द वन पीस हिस्ट्री में भी हम देख रहे हैं रीजनरेशन का पावर, जो कि सैटर्न होल्ड करता है, या मैं कहूँ गोरो से होल्ड करते हैं। तो अब सोचो ये कितने पावरफुल होंगे। तो सैटर्न को रिजनरेट होते देख फ्रैंकी भी लाइक व्हाट द हेल, क्या उसने भी खुद को रिजनरेट किया। और हम देखते हैं सांजी उसका भी हालत काफी खराब हो गया है। तभी यही वाला वाइस एडमिरल बाकी लोगों को कहता है कि वेगापंक और सारे लोगों को अभी के अभी सीज कर लो, और सैटर्न उनको धमकाते हुए कहता है रुक जाओ तुम खोपड़ी वालों, इतना जल्दबाजी किस बात के, इन लोगों के लिए भागने की जगह कहीं नहीं है, तो तुम सब्र करो। गोरो से भाई सांजी और फ्रैंकी का तो कोई इज्जत नहीं रह गया। अब आगे सैटर्न किजारू से कहता है तुझे क्या हो गया किजारू, तू इतना ढूंढना काम तो नहीं करता। तब हम देखते हैं किजारू को, जिसको लूफी के पंच से अभी भी हैंगओवर हो रहा है। तो सैटर्न से कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास कोई बहाना नहीं है और मैं कुछ देर तक काम आने वाला नहीं हूँ। दूसरे साइड हम देखते हैं एक लूफी जैसे दिखने वाला बुड्ढे को। क्या ये लूफी है, क्या हो गया इसको भाई, गियर 5 का वे डाउन इफेक्ट हुआ। तो लूफी को देख के सैटर्न अपना मकड़ियों वाला पेड़ से उसको कुचलने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी फ्रैंकी अपना स्ट्रॉन्ग राइट का यूज करके लूफी को वहाँ से पकड़ के अपने पास ले आता है और चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है वाह, अब दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी भी लूफी के पीछे पड़ा है। भाई मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, लूफी एकदम से सिकुड़ गया है क्या, कि फ्रैंकी काफी बड़ा हो गया है। फ्रैंकी लूफी को एक ही हाथ से उठा ले रहा है। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताइए जरा। आगे सैटर्न कहता है मुगीवारा लूफी जोइलरी बोनी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इस बैटल को ज्वाइन करोगे, और तुम लोगों को क्या लगा मेरे होते हुए तुम लोग यहाँ से ऐसे ही भाग जाओगे, अगर दम है तो भाग के दिखाओ। फिर वो वेगापंक से कहता है और तू वेगापंक, काफी अफसोस का बात है कि तूने हमें धोखा दिया, पर इतने सारे साल नेवी को इतने कुछ देने के लिए शुक्रिया। तो अब बताओ सबसे पहले कहाँ से खेल शुरू किया जाए, सबसे पहले किसको मारा जाए, ताकि तुम जैसे लोग दोबारा हमारे आगे जाने का हिम्मत ना करे। और फिर से सैटर्न अपना हाकी का झोंका रिलीज करता है, जिससे फ्रैंकी का हाथ से लूफी गिर जाता है और बोनी होश में आ जाती है। आगे सैटर्न उन सबसे कहता है कि तुम इंसानों को वही चीज क्यों करना होता है जो हमने मना कर रखा है, और एक है कि वो बोनी को अपना हाथ से दबाने लगता है, जिससे बोनी काफी जोर से चिल्लाने लगती है। ये देख के सांजी काफी घबराहट में उठने लगता है, और सैटर्न उन्हें अपना औरा से थाम लेता है, जिसे कोई भी हिल नहीं पाता। आगे बोनी सैटर्न को कहता है कि तूने मेरा बाप को मारा। तो सैटर्न कहता है कुमा वो एक स्लेव के कास्ट में पैदा हुआ था, वो उस क्लैन में पैदा हुआ था जिस क्लैन ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ काफी ग्रेव क्राइम कमिट किया था। कुमा बकनियर्स जात के ओनली रिमेनिंग पर्सन है। तभी बोनी को कुमा की कई बातें याद आने लगता है। बोनी, मैं हमेशा से एक हीरो बनना चाहता था जो कमजोर और बेसहारा लोगों का हेल्प करे, जस्ट लाइक निका वॉरियर ऑफ लिबरेशन। और हम देखते हैं कुमा बोनी को निका का डांस दिखा रहा है, दम दुक दुक दम धम दुक दुक दम धम दुक दुक दम। भाई ये सीन काफी हार्टवेलमिंग था भाई। आगे सैटर्न सारे नए सोल्जर्स को कहता है कि बोनी के सर पर निशाना लगाओ और अटैक के लिए रेडी हो जाओ। ये देखिए वेगापंक उनसे कहता है कि बोनी को मत मारो, वो अभी छोटी बच्ची है। आगे फिर से हम देखते हैं एक फ्लैशबैक। बोनी कुमा से पूछती है कि क्या निका बोनी को भी बचाने आएगा, तो कुमा कहता है ऑफ कोर्स वो आएगा। और हम देखते हैं एक और फ्लैशबैक, कुमा का फ्लैशबैक।
तो फ्लैशबैक स्टार्ट होता है 47 साल आगे साउथ ब्लू का सोलबेट किंगडम में, जब कुमा का जन्म हुआ था। कुमा का माँ एक आम इंसान और पापा बकनियर्स ट्राइब का बंदा था, जिनमें जायंट वाला खून होता है और वो काफी बड़े साइज के होते हैं। तभी कुमा का पापा डिलीवरी करने वाले डॉक्टर से ये बात छुपाने को कहता है और डॉक्टर मान जाता है। कुमा का पेरेंट्स काफी खुश थे। कुमा एक हंसता खिलता कवाई बच्चा था, जापानीज भाई, कवाई मतलब क्यूट। कुमा अब 4 साल का हो जाता है और तभी वहाँ के हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का लोग आके पता कर लेते हैं कुमा के बारे में, उसका फैमिली का बकनियर्स होने का बारे में। तो ये बात डॉक्टर कुमा का फैमिली को आके बताता है और उनको भागने को कहता है और तभी गवर्नमेंट का लोग वहाँ आ जाते हैं और कुमा और उसका पेरेंट्स को पकड़ लेते हैं। फिर आगे हम देखते हैं वो लोग उन तीनों को चेन से बांध के जेल में ले जाने लगते हैं। तभी कुमा का डैड कहता है कि सिर्फ वो बकनियर्स है और कुमा का मॉम को छोड़ दो, पर वो गवर्नमेंट के लोग कहाँ मानने वाले हैं। वो उन तीनों को ले जाते हैं और उन तीनों को जेल में डाल देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं गवर्नमेंट के लोग कुमा का माँ को एक और कुमा का बाप को दूसरे ओर काम करने को ले जाते हैं। एक्चुअली कहूँ तो स्लेवरी के लिए ले जाते हैं और कुमा को भी 4 साल की उम्र में काफी सारे काम कराने लगते हैं। कुमा अब सेलेस्टियल ड्रैगन के स्लेव बन चुका था, उसे काफी भारी काम करना पड़ता था, वो भी 4 साल की उम्र में। अगर वो काम थोड़ा सा स्लो करे या ना कर पाए तो उसे कोरे से पीटा जाता था। फिर एक दिन कुमा अपने बाप से फिर से रीयूनाइट होता है, जहाँ वो देखता है कि उसका बाप काफी बुरा तरह पीटे हुए है और अपने बाप से पूछता है कि वो ठीक है, मॉम कैसी है, और वो बताता है कि कुमा का मास्टर काफी अच्छा है। तो कुमा काफी लकी है भाई, 4 साल की उम्र में कुमा इतना समझदार है। आगे उसका बाप बताता है कि कुमा का माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो स्वर्ग में काफी खुश है। सुन के कुमा जोर जोर से रोने लगता है। उसको लगता है कि काश वो भी मर जाए, पर कुमा का बाप उसको बताता है कि एक दिन द वॉरियर ऑफ लिबरेशन आएगा और उनको बचाएगा। तो कुमा पूछता है कि कौन है ये, तो उसका बाप बताता है ही इज द वन एंड ओनली सन गॉड निका, एक लेजेंडरी वॉरियर जिसका नाम बकनियर्स के बीच काफी फेमस है। एक दिन वो आएगा और कुमा को फ्री करेगा सन में और सी में। निका हमेशा हंसता रहता है और वो लोगों को हंसाता है और कुमा का बाप कुमा को निका का यही वाला डांस दिखाता है जो कुमा ने बोनी को दिखाया था, जिससे कुमा हंसने लगता है। वो काफी खुश हो जाता है, पर तभी एक सेलेस्टियल आके कुमा का बाप को उसका आंखों के सामने मार देता है। आगे हम देखते हैं इस एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट, गॉड वैली इंसिडेंट, जो 38 साल पहले वेस्ट ब्लू में हुआ था। हम देखते हैं एक सेलेस्टियल ड्रैगन सबको बता रहा है कि गॉड वैली में एक इंसिडेंट होने वाला है, ह्यूमन हंटिंग इंसिडेंट। जिस इंसिडेंट में वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग हंट करेंगे गॉड वैली का लोगों को और कुछ गिने चुने क्रिमिनल को सिर्फ कुछ पॉइंट के लिए, और जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट होगा वो जीतेगा प्राइज, वो भी 2 डेविल फ्रूट, एक काइदो का ड्रैगन वाला फ्रूट और एक कुमा का पॉपा वाला। और इस गेम का मेन इवेंट है कुमा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गेम गॉड वैली में क्यों हो रहा है, तो सेलेस्टियल ड्रैगन बताता है कि गॉड वैली एक लॉलेस लैंड है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट वहाँ कब्जा करना चाहता है, इसीलिए वो वैली को खाली करने के लिए। और नेक्स्ट, गॉड वैली इन रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए ये गेम यही हो रहा है। गेम का पर्पस क्या है, बस मजे करना, सेलेस्टियल ड्रैगन को बस मजे करना है। तो ये सुन के गॉड वैली का किंग उनका विरोध करने लगता है, पर एक बंदा उसको एक ही बार में स्लैश करके खत्म कर देता है, और वो बंदा है नॉन अदर देन सैंक्स, आई मीन छपरी सैंक्स। देखो तुम लोग भाई, सैंक्स नहीं लग रहा है क्या, बस थोड़ा सा स्टिंग पी लिया होगा, बस आ गया अपना फॉर्म में। हम देखते हैं उसका नाम सेंट गार्लिंग है और वो एक होली नाइट है। भाई मैं तो इसको छपरी सैंक्स बोलने वाला हूँ। आगे हम देखते हैं कुमा प्रिजन से भाग जाता है। ये बात वर्ल्ड गवर्नमेंट के चमचा को मालूम पड़ जाता है और वो लोग उसी प्रिजन के लोगों को कहते हैं कि कुमा को ढूंढ के लाओ वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। फिर हम देखते हैं कुमा भाग के काफी दूर आ गया था और उसका हालत काफी खराब था, और तभी उसी प्रिजन के बाकी लोग कुमा को ढूंढ लेते हैं और उसको मार पीट के वापस ले जाने लगते हैं। कुमा कितना रोने चिल्लाने के बाद भी वो लोग कुमा को नहीं छोड़ते, पर तभी आ जाते हैं इवांकोक और जीनी, और वो लोग उन सबको रोकते हैं और कहते हैं कि अगर उन लोगों को यहाँ से बचना है तो उन दोनों को फॉलो करे। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। 11:30 में जाने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ इन सेलेस्टियल ड्रैगन और कुमा के बारे में। भाई मैं चाहता हूँ वन पीस के खत्म होते होते इन सेलेस्टियल ड्रैगन को कुत्ते वाली मार पड़े। मेरा खून खोलता है भाई इन्हें देख के। इन हरामों ने कुमा का माँ को मार डाला, कुमा का बाप को उसके आंखों के सामने मार डाला जब कुमा 4 साल का था। अब इन लोगों ने कुमा के साथ इतना जुल्म करने के बाद भी उसको छोड़ नहीं रहे हैं। सारे जिंदगी कुमा को स्लेव बना के रखे, उसका इस्तेमाल किया अपने प्रॉफिट के लिए, और अब उसको मारना चाहते हैं। आई फील सो बैड फॉर कुमा भाई, और मैं चाहता हूँ कि वन पीस के लास्ट तक मुझे देखना है इनका हालत खराब होते हुए। मुझे इनको माफी साफी दे के निपटाने वाला स्टोरी से नहीं होने वाला है भाई। आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और अब बढ़ते हैं 11:30 की तरफ। भाई दिस इज द बेस्ट एपिसोड अगर पॉइंट वाइज कहे तो। इस एपिसोड में हम वन पीस के सारे लेजेंड्स को देखने वाले हैं। अब एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं एक सेलेस्टियल ड्रैगन अनाउंसमेंट करता है कि रैबिट हंटिंग गेम शुरू हो चुका है और काफी सारे लोगों को भागने के लिए छोड़ दिया जाता है। 13 सुपर रेयर है जिनका प्राइज है 10,000 वर्थ पॉइंट, और 150 रेयर लोग थे। जीतने वाला को 2 डेविल फ्रूट प्राइज है, और 1 शॉट में मारने वालों को बोनस पॉइंट मिलेगा, और 200 नोबेल हंटर बनेंगे। तभी हम देखते हैं छपरी सैंक्स और बाकी लोग भी हंटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, और गॉड वैली के काफी सारे लोग और क्रिमिनल्स
भागने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कुमा, गिनी और इवांको साथ भाग रहे थे और इवांको उन दोनों को कहता है कि हम यहाँ से जरूर भागेंगे, तो रेडी रहना। और ये सारी चीजें ऊपर बैठे सैटर्न देख रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है नेवी हेडक्वार्टर में, जहाँ एक वाइस एडमिरल गाप को देन मुसी से गॉड वैली में चलने को कहता है, पर गाप वहाँ जाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन ने वो दोनों डेविल फ्रूट पायरेट से चुराया है, तो पायरेट्स तो वापस आएंगे ही उसे लेने। फिर वो वाइस एडमिरल बताता है कि गॉड वैली में रोजर भी आने वाला है, भाई अब तुम काउंट करना शुरू करो। अब रोजर का नाम सुनते ही गाप पहुंच जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं रॉक्स पायरेट भी गॉड वैली के लिए निकल चुके हैं। भाई देख रहे हो, छपरी संग्स, रोजर, गाफ और रॉक्स पायरेट। अब रॉक पायरेट्स में कौन कौन है आप लोगों को जरूर मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो आगे आप देखोगे ही। अगला सीन में हम देखते हैं हमारे इवांको कुमा, गिनी और वहाँ मौजूद बाकी लोगों को बताता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज से रिच जगह को हड़पने के लिए एक हंटिंग गेम करवाता है और वहाँ के लोकल्स को साफ कर देता है। तो यहाँ से एस्केप करना तो इम्पॉसिबल है, मगर उनके पास एक प्लान है और वो प्लान है गिनी। गिनी का स्पेशलिटी है इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन। वो खबरों को उल्टा फुल्टा करके इधर उधर कर सकती है। तो उसने 2 हफ्ते पहले उस गॉड वैली वाला इंसिडेंट और वहाँ मौजूद प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर दिया था, जिससे अब वहाँ काफी सारे पायरेट्स आके तबाही करने वाले हैं। आगे इवांको बताता है कि इस बीच में उन्हें प्राइज में रखे 2 डेविल फ्रूट में से चाहे एक भी हो, उसको चुराना है और खाना है और वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली रॉक्स पायरेट गॉड वैली में आ चुके हैं और वहाँ मौजूद नेवी का वाट लगाने में लग गए हैं। तभी हम देखते हैं रॉक्स पायरेट्स का मेंबर्स भाई एडवर्ड न्यूगेट एके व्हाइट बियर्ड, बकिंगम स्टेसी, स्नेक क्वीन ग्लोरिया, सीकी, लिन एके बिग मॉम, काइदो और कैप्टन जोन। रॉक्स पायरेट का एंट्री होते ही वहाँ मौजूद सेलेस्टियल ड्रैगन और नेवी के गान फटने लगता है। वहाँ काफी अफरा तफरी मच जाता है, पर तभी वहाँ एंट्री होता है रोजर्स पायरेट का। रोजर्स एलोंग विथ डार्क किंग रेली और माउंटेन ईटर गबन के साथ उस आइलैंड में लैंड करता है। भाई देखो आप लोग, वहाँ सारे पायरेट्स को आते देख छपरी सैंक्स होली नाइट्स को कहता है कि सारी नेवी को वापस बुलाओ और सेलेस्टियल ड्रैगन को प्रोटेक्ट करने को कह दो। अब आगे हम देखते हैं रॉक्स और रोजर्स पायरेट ने उस वैली में काफी तबाही मचा दिया है। अब नेवी काफी घबरा गए थे। तभी एक नेवी रिपोर्ट करता है कि हम अब यहाँ ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, तो रीइंफोर्समेंट्स भेजा जाए। और फाइनली वहाँ एंट्री होता है नेवी हीरो गाप का। वहाँ आते ही चिल्लाने लगता है, रोजर्स कहाँ है, मुझे रोजर्स दो। भाई अब किसको आना बाकी है यहाँ, सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स तो आ चुके हैं। काश रॉक दी जीबेक भी यहाँ आ जाता तो मजा आ जाता। आगे हम देखते हैं कुमा और इवांको जाके प्राइज के लिए रखे गए डेविल फ्रूट को चुरा लेते हैं और उनको खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर तभी वहाँ आ जाती है लिन यानी कि बिग मॉम। वो आते ही इवांको का गला पकड़ लेती है और उसका हाथ से काइदो वाला ड्रैगन फ्रूट ले लेती है और कुमा से भी उसका डेविल फ्रूट मांगने लगती है। पर इवांको कुमा को डेविल फ्रूट खाने को कहता है, जिसको फाइनली कुमा खा लेता है। पर तभी वहाँ आ जाता है सैटर्न और कुमा को गिरा देता है, जिससे कुमा सैटर्न से कहता है, अगर मेरे पास कोई पावर होता तो मैं काफी सारे लोगों को हेल्प करता, जस्ट लाइक निका। तभी हम देखते हैं रोजर और रॉक्स पायरेट ने गॉड वैली को तबाह कर दिया था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कुमा, इवांको और गिनी गॉड वैली इंसिडेंट से एस्केप कर चुके हैं और वो लोग कुमा के गांव शॉर्टब्रेड किंगडम में आ चुके हैं। वो एक चर्च में थे जिसको कुमा का बाप और माँ संभालते थे। कुमा वहाँ प्रे कर रहा था और वो थोड़ा अफसोस में था कि उसने और भी ज्यादा लोगों को उस दिन बचा नहीं पाया। तभी इवांको गुस्से कहता है कि उसने ऑलरेडी 500 लोगों को बचाया उस दिन, और कुमा को कहता है कि उसका हाथ लिबरेशन का हाथ है, जिसे कुमा को उसका बाप को कई बातें याद आ जाता है। एक दिन वो आरएफ लिबरेशन आके कुमा को बचाएगा, तब तक कुमा को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं इवांको समुद्र में निकल जाती है अपना फ्रीडम एंजॉय करने के लिए और गिन्नी और कुमा साथ में वही चर्च में रहते हैं। वो लोग लकड़ियां बेच के पैसे कमाते हैं और दोनों का दिन गुजारते थे और वो लोग अपना पसंदीदा खाना भी खाया करते थे। आफ्टर सो लॉन्ग हम देख रहे हैं कि कुमा खुश है गिन्नी के साथ। फिर एक दिन हम देखते हैं गिन्नी कुमा से पूछती है कि वो कब स्लेव बना था और कुमा बताता है कि जब वो 4 साल का था तब वो स्लेव बना था। आगे हम देखते हैं गिन्नी रोने लगती है क्योंकि काफी सारे स्ट्रगल के बाद फाइनली वो फ्री हो गई है और पेट भर के खाने पा रही है। ये देख के कुमा भी अपना पास समझने लगता है, कैसे उसका माँ मर गई, उसके डैड को उसके आंखों के सामने मार दिया गया और कितना जुल्म सेलेस्टियल ड्रैगन ने उस पर किया, पर अब फाइनली वो फ्री है और रोने लगता है। आगे गिन्नी कहती है, आई एम सो हैप्पी कुमासी, और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। भाई मैं क्या बोलूँ इस 2 एपिसोड के बारे में। इन एपिसोड को देखते वक्त मैं कभी खुश हो रहा था तो कभी काफी बुरा लग रहा था, बट ओवरऑल एपिसोड इज सो गुड, एब्सोल्यूट सिनेमा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।